तो इस 84 वार्ड में हम अपने इतने उम्मीदवार चुनवा करके लाएंगे कि बग़ैर किसी की मदद के हम कारपोरेशन में अपना मेयर बना लें। सोशल मीडिया पर मेरे पर्सनल अकाउंट पर भी बहुत सारे मुझे मैसेज आए कि उस पर एक अल्फाज कुछ लिखे गए थे, एजाज बेग और अतीक कमाल साहब आपके बिना या आपके नाम के बिना चुनकर नहीं आ सकते। कितनी सच्चाई है इस बात में? अब ये तो मालेगांव की आवाम फैसला करेगी। आने वाले दिनों में ये चीज़ उनको बहुत भारी पड़ेगी। क्यों भारी पड़ेगी कि जिस वक्त तो उनका पहला इलेक्शन था, यानी हमारे टिकट पर, हम उनके लिए वोट मांगने के लिए जब घर घर गए, मैं खुद साथ में था, उनके साथ था, उनके वार्ड में वोट मांगने के लिए गया, तो उनके मुंह पर लोगों ने ये बात कही थी कि तुम इस शख्स को पहचानते हो कि नहीं, ये गद्दार और बेवफा आदमी है। ये तो पूरा शहर जान चुका होगा कि तकरीबन आप आपके काम की वजह से शहर से बाहर थे, 10 से 15 जो भी दिन थे, तो उसमें कुछ सारे मामला हुए। आपके ऑफिस को लेकर ताले लगाए गए या उसके जोक भी बने, लेकिन आपका कामकाज बाहर चालू था, तो उस पर आप क्या बात रखेंगे? बात यह है कि और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मालेगांव के लोगों ने मुझे नुमाइंदगी का मौका दिया है, लेकिन कोई भी नुमाइंदा हो, किसी भी दर्जे में हो, उसके कुछ अपने मसाइल भी होते हैं। वो समाज से कट करके या अपने ख़ानदान से हट करके कोई मामला नहीं करता। उसको दोनों ज़िम्मेदारी निभानी होती है। मैं अपनी ज़िम्मेदारी और अपने कामकाज के लिए शहर से बाहर रहा, और सियासत में ऐसा होता है कि मुखालफत है तो ये मुखालफत हर हाल में रहती है, मुखालफत ख़त्म नहीं होती। चाहे आप कितना ही अच्छा काम कर लें, जो सियासी तौर पर आपका मुखालिफ है वो मुखालिफ ही रहेगा। अगर वो आपकी अच्छाई को कबूल कर ले तो जाहिर बात है फिर इख्तिलाफ़ करने की गुंजाइश नहीं रहेगी। अब मैं अपने ज़ाती काम काज के लिए मालेगांव से बाहर था, उसी दौरान ऑफ़िस को लेकर के एक मसला दरपेश हुआ, और उस मामले के अंदर ये मेरा ज़ाती मैटर है। मेरा निज़ाम सेठ के साथ एक कारोबार हुआ, और उस कारोबार को ले करके वक्त उनका मैं एहसानमंद हूँ कि मेरी ज़रूरत के वक्त तो उन्होंने मेरी मदद की थी, और मैं पैसे को ले करके, मामलात को ले करके कभी ताल्लुकात ख़राब नहीं करता। ताल्लुकात ख़राब नहीं करता। पैसा आता है, पैसा जाता है, लेकिन एक मर्तबा अगर ताल्लुकात ख़राब हो जाए तो शीशे में बाल आ जाता है, जिसकी तलाफ़ी मुमकिन नहीं होती। लेकिन इस मामले को काफ़ी ज़्यादा उछाला गया शायद। क्या है, जो सियासी मुखालिफिन है वो तो हर हाल में उछालेंगे, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन बात यह है कि जो मामलात ज़ाती हैं उसको ज़ाती दर्जे में रखना चाहिए, बजाय ज़ाती दर्जे से निकाल करके उसको आप अगर जो है समाजी दर्जे में ले करके जाएंगे तो जाहिर बात है ज़ातियात पर गुफ्तगू करना गैर अखलाक़ी हरकत है। यूपी के हथरस में जो घटना हुई, गैंग रेप किया गया, इसी के साथ साथ जो वो बच्ची थी, काफ़ी दर्द देकर उसका इंतकाल हो गया। आज पूरा देश उमड़ पड़ा है। बीजेपी ने जो नारा लगाया था कि बेटी बचाओ, अब पूरा देश ऐसा महसूस करने लगा कि ये नारा नहीं था, ये चेतावनी थी। लोगों को वार्निंग दी गई थी कि अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त की हिफाजत करो, इज़्ज़त के लुटेरे दंदनाते फिर रहे हैं। और जाहिर बात है इतना बड़ा बड़ा जो कांड हुआ और इस तरह के जो हादसात हो रहे हैं, ये किसी सियासी पॉलिटिकल सरपरस्ती के बग़ैर नहीं हो सकते। समाज आज भी ज़िंदा है, समाज के लोगों का ज़मीर ज़िंदा है। आज भी एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बेटी को बेटी की नज़र से देखता है, बहन को बहन की नज़र से देखता है। लेकिन बीजेपी की हुकूमत आने के बाद ऐसा महसूस किया जाने लगा कि ये जो नारा दिया गया था कि बेटी बचाओ, तो ये नारा नहीं था, ये एक किस्म की चेतावनी है और एक किस्म की वार्निंग है कि अब हर शख्स को अपनी बहन बेटियों की इज़्ज़त की फ़िक्र ख़ुद करनी पड़ेगी। वरना सरकारी सरपरस्ती के अंदर जो लोग हैं, उनके कार्यकर्ता बोलो, उनके लीडरान बोलो, नेता बोलो, वो आज लोगों की बहन बेटियों की इज़्ज़त पर हाथ डाल रहे हैं। तो अक्सर बलात्कार होते हैं, इसी तरह से गैंग रेप होने के बाद
बेहद दर्द देके उसे मारा जाता है। तो कब तक ये मामला चलते रहेगा? क्या आपको लगता है इस्लामिक जो कानून है वो लगाने की कोशिश करना चाहिए देश में अपने? देखो, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन एक मुसलमान होने की हैसियत से नहीं, वरना लोग बोलेंगे ये मुसलमान है इसलिए अपनी बात कर रहे। अगर आप तमाम मज़ाहिब का तकाबुल करके देखोगे, दुनिया में जितने भी धर्म पाए जाते हैं उन तमाम धर्मों को आप सामने रख कर के देखोगे तो इस्लाम ने बुराइयों को रोकने के लिए जो कवानीन दिए हैं, ऐसा कानून कि दुनिया के किसी मज़हब में आपको नहीं मिलेगा, दुनिया के किसी मज़हब में नहीं मिलेगा। जैसे इस्लाम में कत्ल की सज़ा कत्ल है। एक ऐसा शख्स है जिसको इंसानी खून मुँह लग गया हो और वो किसी इंसान की उसने जान ली हो, तो ऐसा शख्स एक ऐसा दरिंदा बन जाता है कि अगर वो ज़िंदा रहा तो वो मज़ीद लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ करेगा। इसलिए इस्लाम में कत्ल की सज़ा कत्ल है। आने वाले 7 तारीख को 23 कॉरपोरेटर के साथ आपको भी मंत्रालय में उपस्थित रहने का न्योता आया है शायद, तो वो मामला क्या है? बात यह है कि हम लोगों ने कॉरपोरेशन का इलेक्शन एनसीपी से लड़ा था और एनसीपी के एबी फार्म के ऊपर हमने इलेक्शन लड़ा था और इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाने के बाद कॉरपोरेशन के हालात को सामने रख करके हमने जनता दल सेकुलर के साथ पैक्ट किया। दोनों पार्टियों का पैक्ट होने के बाद हमने महागठबंधन अघाड़ी बनाई और ये कानूनी तौर पर महागठबंधन अघाड़ी बनी है। जितने लोग आज बगावत कर रहे हैं, बंडखोरी कर रहे हैं, उन तमाम लोगों ने भी इस पर दस्तखत दी है, उनकी ओरिजिनल दस्तखत मौजूद है। और एक मर्तबा किसी पार्टी से चुनकर आने के बाद अगर गठबंधन में या अघाड़ी में कोई शख्स चला जाता है तो उसकी पिछली जो कानूनी हैसियत होती है किसी पार्टी की, वो ख़त्म हो जाती है। और हमने जब ये पैक्ट किया था तो एनसीपी के वरिष्ठ लोगों से बातचीत करने के बाद ही हम आगे बढ़े थे और हालात के पेश नज़र हमने जो फ़ैसला लिया था उसमें पार्टी के तमाम ज़िम्मेदारों का किसी न किसी दर्जे में योगदान रहा है। इसलिए आज जो लोग बगावत करके इस तरह लोगों के लिए मुसीबत और परेशानी का सबब बन रहे हैं, आने वाले दिनों में ये चीज़ उनको बहुत भारी पड़ेगी। क्यों भारी पड़ेगी? कि जिस वक्त तो उनका पहला इलेक्शन था, यानी हमारे टिकट पर, हम उनके लिए वोट मांगने के लिए जब घर घर गए, मैं खुद साथ में था, उनके साथ था, उनके वार्ड में वोट मांगने के लिए गया, तो उनके मुंह पर लोगों ने ये बात कही थी कि तुम इस शख्स को पहचानते हो कि नहीं, ये गद्दार और बेवफा आदमी है। यहाँ तक कहने वालों ने कहा था कि यार इसकी आँख का कलर देख लो, ये मक्कार और धोखेबाज लोगों की आँखों का तजुर्बा है। लेकिन उसके बाद भी हमने उसके लिए मेहनत की, चुनवा करके लाए। चुनकर आने के बाद लोगों ने जो बात कही थी, हमको ये महसूस होने लगा कि हाँ, लोगों का कहना सही था कि आदमी की फितरत नहीं बदलती। वो कहते हैं ना कि जबल गर्दद जिबिल्लत न गर्दद, कि अगर कोई शख्स ये कहे कि पहाड़ सरक गया तो मान लेना, लेकिन अगर कोई ये कहे कि इसकी फितरत बदल गई है तो मत मानना। आज इस जुमले की सदाकत हम अपनी आँखों से देख रहे हैं और इंशाअल्लाह आप देखोगे कानूनी तौर पर हम सुरखरू रहेंगे। सोशल मीडिया पर मेरे पर्सनल अकाउंट पर भी बहुत सारे मुझे मैसेज आए कि उस पर एक अल्फाज कुछ लिखे गए थे, एजाज बेग और अतीक कमाल साहब आपके बिना या आपके नाम के बिना चुनकर नहीं आ सकते। कितनी सच्चाई है इस बात में? अब ये तो मालेगांव की आवाम फैसला करेगी कि आने वाले दिनों में इन दोनों ने अगर हमसे नाता तोड़ लिया तो ये चुन करके आएंगे या नहीं आएंगे, ये फ़ैसला आवाम करेगी। ये कुछ लोगों का या जिन लोगों ने भी आपके पर्सनल पर इस तरह का मैसेज डाला होगा, ये उनका ज़ाती तासुर है, उनकी ज़ाती राय है। लेकिन आने वाले दिनों में हमसे जिन लोगों ने भी बगावत की है, हम उनके ख़िलाफ़ पूरी ताकत से इलेक्शन लड़ेंगे और ये बात बताएंगे कि गद्दारी करने वालों का, बगावत करने वालों का समाज के अंदर कोई मकाम नहीं। आवाम इस बात को पसंद नहीं करती कि हमने अगर एतमाद और भरोसे के साथ वोट दिया है और चुन करके लाए हैं और इन लोगों ने जो है एतमाद का खून किया है, तो फिर आगे आने वाले दिनों में उनको लोगों का एतमाद और भरोसा नहीं मिल पाएगा। आने वाले चंद महीनों में
कॉरपोरेशन का फिर एक बार चुनाव है, तो एमआईएम के क्या लगता है अभी कितने सीट आप पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे एक इख्तियार हासिल करने के लिए? नहीं, हमारा प्रोग्राम तो ये है और हालात भी हमारे हक़ में साजगार है। हमारा प्रोग्राम ये है कि हम आने वाले दिनों में एमआईएम के प्लेटफार्म से इतनी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे कि मेयर बनाने में हमें किसी फ़िरका परस्त पार्टी की मदद न लेनी पड़े। हम 84 जो वार्ड हैं, तो इस 84 वार्ड में हम अपने इतने उम्मीदवार चुनवा करके लाएंगे कि बग़ैर किसी की मदद के हम कारपोरेशन में अपना मेयर बना लें, और इंशाअल्लाह हम ऐसा करेंगे। एनसीपी की सदारत, आखिरी सवाल है मेरा, कैसे शख्स को मिलना चाहिए? ये असल में मेरा मसला नहीं है। लोगों का कहना है जो यूसुफ इलियास साहब है, अचानक से वो इंटरव्यू देने के लिए चले गए। पहले तो कुछ इरादा नहीं था उनका। और एजाज बेग, ये भी कहीं ना कहीं लोगों ने ये भी सोचा कि मुफ्ती साहब ने अचानक से भेजा है। कांग्रेस क्या है कि ये तो मेरे लिए। ऊपर इल्ज़ाम है। आज नहीं तो कल सच्चाई बहरहाल सामने आएगी। मैं आज आपको ये बात कहता हूँ कि लोगों की जो सोच है कि मैंने एजाज बेग को या यूसुफ इलियास को चलाया है और मैंने सदारत के लिए भेजा है, ये बिल्कुल बेबुनियाद और गलत बात है। इन लोगों ने अपने तौर पर ये फ़ैसला किया है, और मैं सियासत को लेकर के ताल्लुकात ख़राब नहीं करता। अगर एजाज बेग एनसीपी की सदारत चाहते हैं या यूसुफ इलियास एनसीपी की सदारत चाहते हैं, तो इसको लेकर के मैंने उनसे ताल्लुकात ख़राब नहीं किए। सियासी तौर पर मेरी सोच बहुत बड़ी है। माजी के हालात अगर आप देखोगे, कांग्रेस पार्टी के बुरे हालात थे। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लोगों के बोलने पर हमने तायरा शेख को सपोर्ट करके मेयर बनाया था। वो लोग सत्ता में आने के बाद ताकतवर हो गए। ये भी आप देखोगे, आज एमआईएम के जो ज़िम्मेदारान हैं, यूनुस ईसा, उनके खानवादे के लोग, उन पर भी बुरा वक्त आया था। मालेगांव छोड़ करके जाने का उन्होंने प्रोग्राम कर लिया था। हमने उनको सपोर्ट किया था। हमने अब्दुल मालिक को स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमनी दी और हमने फिर उनको मेयर बनाया। तो आज मालेगांव के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो स्टैंड है। तीसरी पार्टी जनता दल रह गई थी, तो कारपोरेशन के इस इलेक्शन के अंदर हमने जनता दल को पूरा सपोर्ट करके बुलंद इकबाल मरहूम और शान हिंद को अपने सेफ वार्ड से टिकट सीट दे करके हमने उनको चुनवा करके लाए। मालेगांव की तारीख़ में ये बात लिखी जाएगी कि सियासी इख्तलाफ के बावजूद हमने कांग्रेस की और अलहाज यूनुस ईसा खानवादे की और जनता दल सेकुलर की हमने हिमायत की, हमने मदद दी, हमने ताउन दिया, हमने सपोर्ट किया, और वो लोग चुन करके आए। लोगों ने पलटना तो नहीं चाहिए, अगर पलट गए तो आने वाले असल में ये उनका काम है। कम से कम इतनी अखलाकी जुरत तो बाकी रहना चाहिए कि जब तक टर्म बाकी है वहाँ तक इख्तिलाफ और बगावत नहीं करना चाहिए।